अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आफ्टर लॉन्ग टाइम एक न्यू व्लॉग के साथ, न्यू कंटेंट के साथ टर्बन गर्ल्स आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज आपको विज़िट करवा रहे हैं डॉक्टर आतिफ़ मलिक डेंटिस्ट की क्लिनिक का, जो कि नॉर्थ कराची में सेक्टर 11B 32T के नाम से है। बहुत अच्छी सर्विस देते हैं डॉक्टर साहब, बहुत रीज़नेबल इनकी चार्जेस हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपको इन डॉक्टर आतिफ़ का व्लॉग बनाती हूँ, इनका इंटरव्यू लेती हूँ और आपको इनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। लिटरली मुझे ख़ुद नहीं पता था कि फ़्लोराइड छोटे बच्चों के लिए कितना हार्मफुल है और हम अपने बच्चों को बड़ों वाली टूथपेस्ट इस्तेमाल करने दे रहे होते हैं। डॉक्टर आतिफ़ की क्लिनिक बहुत हाइजीनिक है। मुझे इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि बहुत हाइजीनिक है। हाइजीन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं ये। बाकी बातें मैं आपको डॉक्टर आतिफ़ के पास लेके चलती हूँ और डॉक्टर आतिफ़ आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, आप ज़रा पहले अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर आतिफ़ मलिक हूँ और मैंने जो है फातिमा जिन्ना से ग्रेजुएट किया था 2014 में, और उसके बाद फिर मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया डॉ से। 2017 के अंदर मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया और 2016 से मैं इस क्लिनिक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा अपना क्लिनिक है 32T डेंटल क्लिनिक के नाम से। अच्छा, आप ज़रा बताएंगे कि व्हाट इज़ BDS? BDS क्या है? BDS इट्स अ डिग्री बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो इसके अंदर जो है हम पूरे 4 साल का इसका कोर्स होता है, फिर 1 साल की हाउस जॉब होती है। उसके अंदर हम सिर्फ दांतों को नहीं पढ़ते, हम पूरी इसके अंदर जो है दांतों से रिलेटेड जितनी बीमारियां और मेडिकल प्रॉब्लम्स भी जितनी होती हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इन सारी चीज़ों को भी हम पढ़ते हैं। एनाटमी पढ़ते हैं, फिजियो पढ़ते हैं, कि कौन सी नर्व्स कहाँ से आ रही है, बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ओवरऑल मतलब सारी चीज़ों का मिक्सचर है डेंटल सर्जरी। इसका मतलब ये कि नॉर्मल MBBS जो है वो BDS जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है MBBS से। ये नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग शुरू की जो थ्री इयर्स होते हैं उसके अंदर MBBS और BDS के सब्जेक्ट सेम होते हैं। तो 3 साल तो हम वो सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं जो उन्होंने भी पढ़नी है पूरे 5 साल में, लेकिन हम उसको एक तरह से सुपरफिशियली पढ़ते हैं, वो उसको डीपली पढ़ते हैं, क्योंकि उनको उसी को ही मैनेज करना है। हमें मैनेज दांतों को करना है, तो हम उसको सुपरफिशियली पढ़ते हैं। और डीपली हमारा जो बाकी 2 इयर्स होते हैं हमारे, तो जिसके अंदर डेंटल के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमारा फोकस डीपली उस पर ज़्यादा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जनरल ओरल जो हाइजीन होती है दांत की, वो उसके बारे में बताइए। देखिए, ओरल हाइजीन मतलब ये बताऊँ कि किस तरह उसको हमें ख्याल रखना चाहिए अपनी ओरल हाइजीन का। एक नॉर्मल जैसे हम नॉर्मल लेम है वो। तो इसमें ये है कि 2 टाइम ब्रशिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ब्रशिंग की फ्रिक्वेंसी और ब्रशिंग की टाइमिंग्स बहुत मैटर करती हैं, कि रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद ये फ्रिक्वेंसी रखते हैं तो ब्रशिंग की, तो बहुत सारे ओरल डिजीज़ से हम बच सकते हैं। लेकिन होता ये है कि नॉर्मली हमारे जो कम्युनिटी है उसके अंदर प्रैक्टिस ये होती है रात में ब्रश नहीं करना और सुबह नाश्ते से पहले ब्रश करना है। तो उसके बाद फिर पेशेंट आके कहते हैं कि हम ब्रश भी करते हैं, लेकिन हमारे मुंह से स्मेल भी आती है और कैविटी भी हो जाती है। तो जब हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो चीज़ तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी फिर। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या रिकमेंड करेंगे, इलेक्ट्रिक ब्रश ज़्यादा ठीक होता है या नॉर्मल ब्रश? देखिए, बात यह है कि अफोर्डेबिलिटी की बात होती है। इलेक्ट्रिक ब्रश हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। वो 8 to 10,000 का आता है और उसके बाद उसके ब्रशेज़ भी ख़राब हो जाते हैं, तो उसकी मेंटेनेंस भी महंगी है। सबसे बेस्ट तो इलेक्ट्रिक ब्रश ही है, क्योंकि वो प्रॉपर रोलिंग मेथड में आपको ब्रश करके देता है कि दांत के चारों तरफ वो रोल होगा। और नॉर्मली जो हम हाथ से ब्रश करते हैं तो उसमें हमारी टेक्निक जो है पेशेंट्स की वो फॉल्टी टेक्निक होती है। उसमें वो स्क्रब कर रहे होते हैं बजाय इसके कि रोलिंग मेथड को यूज़ करें। तो इलेक्ट्रिक ब्रश जो है वो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक को फॉलो कर रहा है। और जो मैनुअल ब्रशिंग हो रही है उसके अंदर ये है कि अगर आपको टेक्निक नहीं पता तो वो ब्रशिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। अच्छा ये डिफरेंस। अच्छा, आप ये बताएं कि एटलीस्ट कितनी देर एक नॉर्मल ब्रश को करना चाहिए? नॉर्मल ब्रशिंग को 3 to 4 मिनट्स करना चाहिए।
लेकिन हमारा 1 मिनट भी नहीं हो पाता, 1 मिनट भी नहीं होता, right? एग्जैक्टली। और वो 3 to 4 मिनट्स के अंदर प्रॉपर उसकी टेक्निक हो, रोलिंग मेथड हो, अंदर से भी करना है, बाहर से भी करना है, इन द एंड टंग पे भी ब्रश करना है, क्योंकि जब हम सुबह सो के उठते हैं तो वो सारा प्लाक जो है वो टंग के ऊपर एक्यूमुलेट हुआ हुआ होता है, और हम ब्रश करके जल्दी से आके अपना नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और टंग को क्लीन नहीं करते, तो वो टंग से प्लाक पूरे दिन में ट्रांसफ़र हो जाता है हमारे दांतों में। अच्छा, तो ये तो चीज़ बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये चीज़ ठीक है कि वो जो ब्रश के पीछे वाले जो थोड़े से ब्रूसेस उसके अंदर बने हुए होते हैं, वो हाँ। टंग साफ करने के लिए होते हैं? नहीं, टंग को ब्रिसल से ही साफ ब्रिसल, करना है, अच्छा। क्यों? क्योंकि वो तो एक प्लास्टिक की सरफेस है, हम्म। अब वो एक्सपोज्ड है, बाहर आपने कहीं भी वॉशरूम पे रखा हुआ है तो वो सारे Germs एनवायरनमेंट से वगैरह, एक्सपोज्ड है, exactly। तो उसको फिर डायरेक्ट हम जो है नहीं लगा सकते, तो ब्रिसल्स को तो हम वॉश करके हमेशा ब्रश करते हैं, तो बेहतर है कि उसी ब्रिसल को एक दफ़ा टंग पे फेर लेना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये मेरे ख्याल में अभी फर्स्ट टाइम इस तरह की बात सुनी है, वरना यूजुअली लोग टंग नहीं का तो करते सोचते हैं, भी तो नहीं वो है। प्लाक जब भी ट्रांसफ़र हो जाता है फिर दांतों एग्जैक्टली। में। अच्छा, ये बताइए कि फ्लॉसिंग इम्पोर्टेंट है, करना चाहिए, कहते हैं कैविटी हो फ्लॉसिंग जाती बिल्कुल है इम्पॉर्टेंट है, फ्लॉसिंग से। क्योंकि फ्लॉसिंग हमारे दांतों की सफाई के अंदर 30% रोल अदा करता है फ्लॉसिंग, 70% ब्रशिंग करता है, और जो दांतों की जो बीच की सतह होती है वो ब्रश से क्लीन नहीं हो पाती, तो उसके लिए फ्लॉसिंग करते हैं हर खाने के बाद, जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड है कि हर मील के बाद फ्लॉस करना है, तो दिन में 3 दफ़ा फ्लॉस करें तो कैविटीज़ कभी भी नहीं होंगी। अच्छा, तो फ्लॉसिंग आप किसके थ्रू करने के लिए कहते हैं? यूजुअली तो लोग टूथपिक से कर लेते हैं। नहीं, टूथपिक टूथपिक फ्लॉस से तो नहीं है, वो जो है हमारे गम्स को हर्ट करता है। हम्म। डेंटल फ्लॉस एक मेडिकेटेड धागा होता Red type है, की और चीज़ लोग होती है, लोग exactly। इसको समझते हैं कि ये नॉर्मल धागा है, तो वो सुई धागे को भी जो है वो एग्जैक्टली, यूज़ मैंने कर देखा रहे है होते बहुत हैं, से लोगों को तो नॉर्मल वो और ज़्यादा जो है वो गम्स के लिए इन्फेक्शन का बायस बनती है, क्यों? क्योंकि वो स्टेलाइज नहीं होती, तो हम जो गम्स के ऊपर जो भी चीज़ लगा रहे हैं वो स्टेलाइज होनी चाहिए, तो इसीलिए डेंटल फ्लॉस जो है एक बॉक्स के अंदर आता है, उसका रोल अंदर जो है पैक होता है, तो वो जब हम निकालते हैं आगे ब्लेड तभी वो दिया हुआ एक्सपोज होता होता है, है, जब भी वो एक्सपोज होता है उसको फिर फेंक देते हैं, बाकी जो एरिया वो एक्सपोज नहीं है। इवन कि हम अपने भी फ्लॉस को रीयूज नहीं कर सकते। अपने भी फ्लॉस को रीयूज बहुत नहीं से लोग करते, उसी को एक दफ़ा लपेट कर के रख सकते देते हैं वहाँ हैं पे। नहीं, एक दफ़ा सारे दांतों में एक दफ़ा आपने फ्लॉस निकाला, उससे आपने सारे दांतों में फ्लॉस करके एक दफ़ा फेंक दिया, बस उसके बाद यूज़ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। और एक जो आजकल आ रहा है वो स्टिक वाला आ रहा है, वो आप जो है 8 to 10 टाइम उसको 8 to 10 डेज तक आप उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर उसको फेंक देते हैं, वो वेज की तरह बना हुआ है, उसमें जो है ना जो फ्लॉस है वो उसके अंदर पहले से बिल्ट इन लगा हुआ है, तो उसको आप चेंज नहीं करते, तो इस वजह से वो जो है आप 1 वीक उसी भी को यूज़ बार कर बार लें, यूज कर, हाँ, उसको ठीक है। पैक करके अपने पास रख लें, फिर खाने के बाद यूज़ कर लिया, फिर 1 वीक के बाद उसको डिस्कार्ड अच्छा, कर दें। थोड़ा सा डॉक्टर आइडिया दे कि फ्लॉस किस तरह करना चाहिए? फ्लॉसिंग फ्लॉस देना ये वीडियो है, ये डेंटल फ्लॉस है, इसके अंदर ये रोल होता है, इसके अंदर मेडिकेशन लगी हुई होती है, और इसमें आगे जो है ब्लेड होता है, उससे हम इस तरह इसको कट कर लेते हैं, तो बाकी जो एरिया है वो अंदर इसके अंदर सेफ रहता है, फिर आपने इसको बंद कर दिया, फिर उसके बाद इसको दोनों फिंगर्स के अंदर जो है रोल करना है, और जो ये मिड एरिया है इसको दांतों के बीच में डाल के उसको यूँ हिलाएंगे, और दोनों सरफेस दोनों वॉल्स पे इसको फेरेंगे इसको, और उसको वापस निकाल देंगे, तो जो भी फूड इन्फेक्शन है वो क्लियर आउट हो गया। तो इसी तरह हर दांत के अंदर इसको यूज़ करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ब्रश किस तरह करना चाहिए? ब्रशिंग मेथड भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मॉडल के ऊपर, कि ब्रशिंग जो है हमेशा रोलिंग मेथड में करनी है, स्क्रब नहीं करना, हमेशा दांत के ऊपर रोल करना है, रोल करके फिर यहाँ से भी यूँ करके रोल किया, फिर जो अंदर की सतह है उसको लोग क्लीन नहीं करते, लोग ये समझते हैं कि ब्रशिंग जो है सिर्फ वो बाहर से करने को ब्रशिंग कहते हैं, लेकिन असल जो प्लाक टाटर है वो यहाँ पे अंदर की साइड से जमा होता है, तो उसमें जो है ब्रश को स्ट्रेट रख के नीचे से ऊपर की तरफ फेरना लाजमी है, और फिर ब्रश को थोड़ा सा टिल्ट करके नीचे से ऊपर, फिर यहाँ से भी नीचे से ऊपर, इसी तरह ऊपर की जो सतह है उसमें भी सामने से जो है वो स्ट्रेट रखना है, फिर ब्रश को टिल्ट करके ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, बिल्कुल लास्ट में सारे दांतों की सरफेस पे एक दफ़ा ब्रश फेर लेना है, और उसके बिल्कुल लास्ट में टंग पे एक दफ़ा ब्रश फेर लेना है, तो इस साइकिल को 3 to 4 टाइम रिपीट करना है, तो 2 to 3 मिनट्स लगेंगे, तो ये प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक है। टाइम तो हम 1 महीना भी अपने दांतों में अच्छा
अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि माउथ वॉश रेगुलरली करना चाहिए? रेगुलर माउथ वॉश जो होता है वो होता है फ्लोरिडेटेड माउथ वॉश। जिस तरह कॉलगेट आता है, सेंसोडाइन आता है, वो हम रेगुलर यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे दांतों को फ्लोराइड मिलती रहे, टूथपेस्ट के ज़रिए भी मिलती रहे और माउथ वॉश के ज़रिए भी मिलती रहे। तो ये जो है प्लाक जो है उसको बनने नहीं देता। लेकिन जिनके गम्स एक दफ़ा इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो उनके लिए फिर हम मेडिकेटेड माउथ वॉश देते हैं, एनजीक्लोर है, प्रोटेक्ट है, वो आप खुद नहीं यूज़ करना चाहिए। वो बेहतर है कि डेंटिस्ट जो है आपकी कंडीशन देखते हुए उसको रिकमेंड करे कि ये आपको 1 महीना यूज़ करना है या ये आपको 2 महीने यूज़ करने हैं अकॉर्डिंग टू केसेस। तो वो फिर हम देख के बताते हैं। और रेगुलर जो यूज़ करना है आपने वो फ्लोरिडेटेड करना है, जैसे कॉलगेट है, सेंसोडाइन है, लिस्टरीन है। अच्छा अच्छा, फ्लोराइड से याद आया कि व्हाट इज़ फ्लोराइड और फ्लोराइड की क्या इंपॉर्टेंस है? फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और फ्लोराइड जितना हमारे दांतों में होगा उतना ज़्यादा कैविटी लगने के चांसेस कम होंगे। तो इसीलिए हमें फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट भी यूज़ करने चाहिए जिसके अंदर फ्लोराइड ज़्यादा हो और बेकिंग सोडा ज़्यादा हो। टूथपेस्ट ऐसा लेना चाहिए जो रिसर्च प्रूव्ड हो, जिसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो कि फ्लोराइड के साथ साथ बाकी इंग्रेडिएंट भी हो जो हमारे गम्स को, हमारी बोन को भी हेल्दी करें। फ्लोराइड सिर्फ दांतों को हेल्दी कर रहा है, वो गम्स और बोन को कुछ नहीं कर रहा। उसके लिए अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे बोन और गम्स को हेल्दी करते हैं। तो लेकिन ऐसा लेना चाहिए। लेकिन और बहुत से लोग जो है वो बेकिंग सोडा लेके घर में रेगुलरली उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते ना, तो डैमेज करता है वो। क्योंकि उसको जो है वो रिफाइंड फॉर्म में नहीं होता, टूथपेस्ट के अंदर वो एक रिफाइंड फॉर्म में आता है। तो उस फॉर्म में यूज़ करने का उसका बेनिफिट है, लेकिन हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो उसके एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा है कि हमारे दांतों का इनेमल भी झड़ सकता है, क्योंकि वो स्क्रब करेंगे तो वो दांतों के ऊपर से लेयर भी हट सकती है। तो उल्टा वो उसका एडवर्स इफेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं बजाय इसके कि आपको वाइटनिंग मिले। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि हम अपने दांतों को टूथ डीके से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? उसके लिए रेगुलर 6 मंथ्स पे जो है डेंटिस्ट के पास विज़िट करें ताकि कोई इनिशियल कैविटी कोई हो रही हो तो हम उसी वक्त डायग्नोस कर लें। दूसरी चीज़ ये होती है कि मतलब 2 टाइम ब्रशिंग करनी है, डेंटल फ्लॉस किया और माउथ वॉश किया। ये तीनों चीज़ें अगर आप रेगुलर कर रहे हैं और प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो कैविटी के चांसेस 10% रह जाते हैं। वो इस वजह से होते हैं, वो 10% के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ दवाएं होती हैं जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, बीपी के लिए लेते हैं, वो केरीज कॉज करती हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं जिसको मिर्गी की बीमारी है, तो वो उससे जो है केरीज होती है। और उसके अलावा हमारे मुंह में जिनके सलाइवेशन कम होती है, थूक कम बनता है, तो उसकी वजह से भी केरीज की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका मुंह का जो पीएच है वो कम हो जाता है। जब पीएच कम होगा, एसिडिक होगा, तो वो जो है ना ओरल एनवायरनमेंट जो है वो एक्सपोज हो जाता है कैविटी, तो फिर वहाँ पे कीड़े लग सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब यूजुअली मैंने देखा है अमेरिका वगैरह में भी रिलेटिव्स हैं हमारे काफ़ी, तो वो बताते हैं कि हम तो एवरी 6 मंथ 3 मंथ्स पे अपनी डेंटल क्लीनिंग करवाते हैं और अपनी जो है वो दांतों की सफाई कराते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि एक पुअर कंट्री है, हमारे यहाँ जल्दी लोग पेन में नहीं जाते हैं, खुद ही पैराडोल खा के दर्द ठीक कर लेते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि एक नॉर्मल एवरेज जो है वो क्लीनिंग दांतों की अगर अफोर्डेबली के हिसाब से देखा जाए कि कोई अगर नहीं भी अफोर्ड कर सकता तो भी उसको कितना जल्दी करवाना चाहिए? रिकमेंडेड तो 6 मंथ्स पे ही है। और बाहर ये होता है कि बाहर इस वजह से वहाँ पे डेंटिस्ट जो हैं वो वहाँ पे रिकॉल अपॉइंटमेंट्स हो रहे होते हैं और क्लिनिक से खुद कॉल जाती है कि आपके 6 मंथ्स हो गए और आपका टाइम हो गया। वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पे इंश्योरेंस कवर्ड होती है, तो इंश्योरेंस गवर्नमेंट से कवर्ड होती है, तो वो गवर्नमेंट क्लिनिक्स को पे कर रही होती है, तो क्लिनिक्स वाले जो है वो प्रॉपर टाइम पे जो है आपको कॉल देते हैं कि 6 मंथ्स हो गए, आप एक चेकअप भी हो जाएगा और क्लीनिंग भी हो जाएगी। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे डेंटल कवरेज बड़ी बड़ी कंपनीज भी डेंटल कवरेज नहीं दे पाती, तो इस वजह से अगर आप ईयरली भी कर लें तो भी बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। तो ईयरली स्कैनिंग तो लाजमी करवा लेनी चाहिए अगर आपकी इंश्योरेंस कवर्ड नहीं है। साल में कवर्ड है तो फिर तो साल में 2 मरतबा लाजमी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब यूजुअली ये दांतों में ब्लीडिंग क्यों होती है? दांतों में ब्लीडिंग की सबसे बड़ी वजह ये प्लाक और टाटर है। तो लोगों ने जैसे आज तक कभी स्केलिंग नहीं कराई होती और वो उनको ब्लीडिंग हो रही होती है, तो इसका मतलब है कि गम्स के अंदर इन्फेक्शन मौजूद है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही होती है। तो उसमें ये है कि लोग
उसका भी सोल्यूशन ढूंढते हैं कि कोई एंटी ब्लीडिंग हमें पेस्ट मिल जाए। तो एंटी ब्लीडिंग पेस्ट उसका solution नहीं एक है, हद हाँ। तक काम करेगा, वो एक हफ्ता काम कर लेगा, लेकिन जो अंदर डिस्ट्रक्शन हो रही है वो होती रहेगी और हमारी बोन और दांतों को कमज़ोर भी करती रहेगी जब ब्लीडिंग भी हो रही है। इसको इसीलिए यूजुअली इसको scaling- पायरिया कहते हैं ना? इसको पायरिया इसको कहते हैं, तो उसमें जिंजवाइटिस कहलाता है डेंटल टर्म्स के अंदर, और लेमैन इसको पायरिया कहते हैं। हम्म। तो उसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट यही है कि आप जाएं डेंटिस्ट के पास, स्केलिंग कराएं। स्केलिंग के बाद वो आपको एक माउथ वॉश रिकमेंड करेंगे और टूथपेस्ट बताएंगे और ब्रशिंग टेक्निक बताएंगे। इस तीनों चीज़ों से आपकी ब्लीडिंग प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे पेशेंट्स को प्लाक टाटर की वजह से ब्लीडिंग नहीं हो रही होती, इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक की वजह से हो रही होती है। तो जब उनसे हम पूछते हैं कि आपकी टेक्निक बताएं, तो जिस टेक्निक से वो बताते हैं तो उस टेक्निक से ब्लीडिंग होती है। तो वो जब रोलिंग मेथड उनको बताते हैं तो ब्लीडिंग खत्म हो जाती है। ओह, अच्छा, इसका मतलब ये है कि ब्रशिंग भी कॉज है पायरिया का। बिल्कुल, पायरिया का कॉज नहीं है, ब्लीडिंग का कॉज है। पायरिया का कॉज जो है वो प्लाक टार्टरी है, गंदगी जिसको यूजुअली, हम हाँ, बिल्कुल, गंदगी। तो वो जो है हम स्केलिंग से ही कवर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, यूजुअली लोगों को मॉर्निंग ब्रीदिंग जो है वो इतनी ज़्यादा बैड स्मेल आ रही होती है, तो उसका क्या है? ब्रश करने के बाद भी समटाइम्स स्मेल आ रही वो होती है। बैड ब्रेथ होती है क्योंकि रात भर जो है वो हमारा रात 2 बजे से लेके 10 बजे तक हमारे मुंह का जो इन्वायरमेंट है, पीएच, वो बहुत लो हो जाता है, वो एसिडिक होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सुबह उठ के जो है मतलब रात में आप ब्रश कर लेते हैं तो वो उस पीएच को जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज रखता है, मतलब वो फिर एसिडिक इन्वायरमेंट को ज़्यादा नहीं रहने देता मुंह में। और फिर आप जब नाश्ता करके दोबारा ब्रश कर लेते हैं तो वो आपका इन्वायरमेंट वापस से बेसिक की तरफ चले जाता है। जितना इन्वायरमेंट एसिडिक होगा उतना ज़्यादा जो है स्मेल भी आएगी और कैविटीज़ भी कॉज होंगी। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, यूजुअली बच्चे जो हैं वो रात को या दिन में दांत क्रैक करते हैं, आपस में एक दूसरे से रगड़ते हैं दांत को, तो क्या इसका कोई दांत की का कोई रीज़न है, या कोई कहते हैं पेट में कीड़े हैं तो ये इस तरह कर रहा है? नहीं, ये एक नाइट ग्राइंडिंग कहलाता है, ब्रक्सिज्म की हैबिट होती है ये। तो ये यूजुअली स्ट्रेस से रिलेटेड भी होती है, बड़ों में तो स्ट्रेस रिलेटेड होती है, तो उसके लिए हम नाइट गार्ड्स देते हैं। बच्चों में ये है कि ये इनवॉलेंट्री है, जिस तरह थंब सकिंग बच्चे करते हैं, टंग थ्रस्टिंग करते हैं, जबान बाहर निकालते हैं, तो उसी तरह की एक ये हैबिट है कि क्लेंचिंग की हैबिट है। अगर बच्चे 6-7 ईयर्स तक अगर कर रहे हैं तो कोई It's मसला नहीं normal. है, नॉर्मल ये हैबिचुअल है। ठीक है। लेकिन अगर वो परमानेंट दांत आने के बाद आफ्टर 10 ईयर्स तक भी उनकी अगर ये हैबिट बरकरार है तो फिर हमें नाइट गार्ड देना लाजमी है, क्योंकि वो दांतों की इनेमल को फिर चिप ऑफ कर देंगे। अच्छा, नाइट गार्ड क्या होता है? नाइट गार्ड जो है वो दांतों पे लगा दिया जाता है, एक नरम सा जो है वो रबर टाइप का रिटेनर्स टाइप के होते हैं, वो दांतों पे चढ़ जाते हैं, तो रात में वो लगा के सोते हैं। तो उससे ये होता है कि ऊपर वाले दांत जब मिलते हैं तो वो उनको आवाज़ नहीं आती, और वो मिलते हैं तो उनको एक हिंड्रेंस महसूस होती है, जिसकी वजह से वो आपस में रगड़ते नहीं हैं। वो 2-3 महीने तक जो है वो लगा के रखते हैं, हैबिट ब्रेक हो जाती है, उसको निकाल देते हैं। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो वो यूजुअली जो है वो माएँ जो है वो खाने भी पीने लगता है, लेकिन माएँ उनको ब्रश नहीं कराती, तो कितनी एज से बच्चों को ब्रश कराना? क्योंकि कितनी यूजुअली जो है वो बच्चों को 1.5 साल 2 साल में अच्छे खासे दांत आ जाते हैं। देखिए, बात यह है कि यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत कमी है और अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं होते हैं यहाँ पे। लेकिन नॉर्मली जब पहला दांत आता है बच्चे का 6 मंथ्स पे या 6 to 9 मंथ्स में, किसी के 10 मंथ्स में पहला दांत आता है, तो सामने के जब 2 दांत आ जाते हैं और नीचे के भी और ऊपर के भी, तो उस वक्त यूजली एक गॉज होता है, जो पैक गॉज मिलता है जिससे हम ड्रेसिंग करते हैं, वो मदर्स को फिंगर में लेकर और अपनी फिंगर्स को वॉश करके उसको लेके और उससे स्क्रब करना चाहिए जब 3 से 4 दांत मौजूद हो। और 1 ईयर के बाद जब आपके तक कम से कम 8 to 10 टीथ आ जाते हैं 1 ईयर 1.2 ईयर्स में, जब से जो है नॉर्मल ब्रशिंग बच्चे को करवानी चाहिए। स्टार्टिंग में माँ खुद जो है वो मॉडल बनती है और वो अपने ब्रश करती है और बच्चे को ब्रश पकड़ा देती है, और वो बच्चा देख के उसको फॉलो करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हैबिट बनती है। पहले दिन से बच्चा खुद ब्रश नहीं कर सकता, और बच्चों का पेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है। तो नॉर्मली रेगुलर टूथपेस्ट बच्चों को नहीं देना चाहिए, उसमें फ्लोराइड ज़्यादा होता है, तो बच्चों के टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड कम होता है, तो वो कम फ्लोराइड वाला बच्चों को चाहिए होता है, क्योंकि एक्सेस फ्लोराइड भी जो है वो डिफरेंट सिस्टमिक डिजीज़ भी कॉज करता है। और बच्चे टूथपेस्ट को खा भी लेते हैं, तो खाते हैं तो वो जब एक्स्ट्रा फ्लोराइड होगा, जब वो फ्लोराइड सिस्टमिक कंडीशन में जाता है
तो वो पेट में कीड़े भी करता है, वो फीवर भी करता है, वो डायरिया भी करता है। तो ये एक कॉज भी है कि जो बच्चों को आजकल डायरिया और फीवर हो रहा होता है यंग एज, बिल्कुल इन्फेंट्स को, तो वो एक वजह ये भी होती है कि वो टूथपेस्ट खा रहे हो। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि जो फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट की आपने बात की कि लेस फ्लोराइड वाला छोटे बच्चों को देना चाहिए, तो वो किस एज से बच्चा नॉर्मल एडल्ट वाले टूथपेस्ट यूज कर सकता है? 8 ईयर्स से, 8 ईयर्स से एडल्ट्स Oh my वाले God, करते हैं। 8 years 8 के ईयर्स बाद। तक जो है आप इनफैक्ट इससे- मेरा बेटा खुद अभी 4 साल का है, लेकिन वो Protect नॉर्मल ABC कॉलगेट यूज कर रहा है। प्रोटेक्ट एबीसी आता है, उसमें 0.5 mm फ्लोराइड है और 0.5 mm, और हम लोग के जो बड़ों के पेस्ट होते हैं उसमें 1500 ppm है। तो 0.5 और 1500 के अंदर इतना Oh बड़ा my डिफरेंस है। God, तो oh वो my जब God. ज़्यादा फ्लोराइड जाएगा तो वो हमें लगता है कि वो दिन में 4 दफ़ा ब्रश करे, Too और much वो हो ज़्यादा जाएगा फ्लोराइड वो से तो। कर रहे हैं तो वो एक्सेस इतना है कि बच्चे वो खा भी cavity रहे हैं को- उसको, वो खा भी रहे हैं। यूजुअली बच्चे टूथपेस्ट खा बिल्कुल। लेते हैं। वो दांतों के लिए भी नुकसानदेह है और सिस्टमिक कंडीशन के लिए भी नुकसान है। ये तो बहुत अलार्मिंग बात बताई है आपने, और यूजुअली मेरे ख्याल में अवेलेबल भी नहीं है बच्चों के टूथपेस्ट कराची नहीं, हर जगह अवेलेबल। Protect यूजुअली ABC मेरी माशाल्लाह बच्चे हैं, लेकिन मैंने खुद कभी यूज नहीं प्रोटेक्ट किया। एबीसी और सिक्योर जूनियर, ये दो आते हैं। प्रोटेक्ट तो- एबीसी और सिक्योर जूनियर। प्रोटेक्ट एबीसी ज़्यादा अच्छा है, रिनोन कंपनी प्लेटिनम की है, ठीक तो है। बेहतर है कि प्रोटेक्ट एबीसी हर जगह अवेलेबल है। उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स भी आते हैं, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, तो वो बच्चों को अट्रैक्ट भी करता है। किसी महीने बच्चे कहते हैं हमें बनाना चाहिए, किसी महीने उनको जो है बबल गम चाहिए, फ्लेवर तो वो टूथपेस्ट फ्लेवर टूथपेस्ट भी है, वो काम भी कर रहे हैं और वो बच्चों को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, और बच्चे खा भी लें तो उसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, यूजुअली डॉक्टर साहब मैंने देखा है छोटे बच्चों को जो है वो इतनी चॉकलेट्स कैंडीज खाते हैं, तो इतने छोटे छोटे बच्चों के आगे के दांत भी सड़ जाते हैं और अंदर से भी सारे कीड़े और इस तरह का, तो वो देख के बड़ा बैड फील होता है। तो ये आप मदर्स को क्या बताना चाहेंगी कि देखिए, ये जो है ना सबसे ज़्यादा जो हमारी कम्युनिटी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, इसको कहते हैं नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम। तो वो जब जैसी कोई हमारे पास पेशेंट अपने बच्चे को दिखाता है और हम बस सिर्फ सामने से देखते हैं और हम बता देते हैं कि ये नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम। इसका सबसे बड़ा कॉज ये है कि बॉटल फीडिंग का इंटरनेशनली कहा जाता है कि 6 मंथ्स के बाद मतलब बॉटल फीडिंग तो अलाउ ही नहीं अलाउ ही नहीं है, अलाउ ही अगर नहीं पढ़ है। रहे हैं तो बस 6 से month के मदर बाद। फीड के बाद आपने डायरेक्ट उसको सिपी कप से या फिर जो ग्लास है से। ग्लास से देना है। लेकिन हमारे हमारे तो ये 6-6 साल तक बच्चे दूध फीडर चार लेके चार पाँच पाँच साल हाँ, तक फीडर ले रहे हैं, exactly। और फीडर्स में क्या होता है कि वो रात में बच्चा फीडर लेके सो जाता है और वो जो पूरा जो मिल्क है वो उसके दांत पे लगा रहता है, जिसकी वजह से वो मीठा होता है और वहाँ पे कैविटी बनना शुरू हो जाती है और सामने के दांत बच्चों के गल चुके होते हैं। और हम ये समझते हैं कि कैंडी और ये चॉकलेट कैंडी और चॉकलेट की वजह से उसका सबसे बड़ा जो कॉज है वो बॉटल फीडिंग oh my है God। और लेट नाइट बॉटल फीडिंग। तो उसके लिए हल ये होता है कि कुछ पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि भाई अब ये तो हो गया, अब तो उसकी आदत बनी हुई है, अब हम किस तरह छुड़वाएं। एक ही दिन अगर हम बॉटल हटा दें तो वो तो रात में Cranky होते हैं, उनको तो चाहिए होता तंग है। करेगा हमें। तो फिर उसका हल ये होता है कि हम एक बॉटल से जब उसको मिल्क वो पूरा इंटेक कर ले और वो सो जाए, तो फिर दूसरी बॉटल के अंदर पानी भर के अब उसके मुंह में लगा दें। थोड़ा सा तो क्लीन वो हो जाए। क्लीन, वो जब पानी पिएगा वो क्लीन हो जाएगा, मिल्क लगा नहीं रहना चाहिए दांतों में। तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा इनकी नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम को रोकने में। अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें सुनने को मिली। अब वाइंड अप में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एक डेंटल यानी डेंटिस्ट होने के नाते? देखिए, अभी वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे भी गुजरा है 20 मार्च को, भी 3-4 दिन 5 दिन पहले ही। तो मैं यही अवेयरनेस देना चाहूँगा उस ओरल हेल्थ डे के हवाले से भी कि ओरल हेल्थ डे 20 मार्च को गुजरा, और उसमें यही मैसेज है मेरा कि आप प्रॉपर 6 मंथ्स पे डेंटिस्ट के पास विजिट करें। और डेंटल ट्रीटमेंट जब तक कॉस्टली नहीं है, जब तक आप रेगुलर विजिट करें। वो कॉस्टली तब होता है जब आप उसको निगलेक्ट करते हैं और आप अपने एक दांत को बचाते हैं कि मैं इस दांत को बचा लूँ, इसमें अगर प्रॉब्लम आ गई है तो उसके अंदर अब एक्सपेंस बढ़ जाएगा मेरा। तो वो क्या करता है कि वो बराबर वाले दांत को भी ख़राब कर देगा, आपका एक्सपेंस डबल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो जिस दांत में आपकी प्रॉब्लम है आप फ़ॉरेन डेंटिस्ट के पास जाएं और उसको ट्रीट करवाएं, और प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। दर्द होने का वेट ना करें, 6 मंथ्स पे जाएं और रेगुलर चेकअप करें। बाकी ब्रशिंग प्रॉपर रखें, 2 टाइम्स फ्लॉसिंग करें, माउथ वॉश यूज़ करें, और 6 मंथ्स पे डेंटल स्केलिंग करवाते रहें, जिसकी वजह से बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम से आप सेफ रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल मुझे, आपकी क्लिनिक का जो है, मैंने इतने सारे डेंटिस्ट क्या मैं मेरा विजिट हुआ है पर्सनली, लेकिन मुझे आपकी क्लिनिक का नाम बहुत प्यारा लगा, बहुत यूनिक लगा, 32 टी। तो इसका क्या, इसके पीछे कोई साइंस है, कोई रीज़न है, क्या है? मतलब बस कुछ नहीं, हर कोई असल में, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं,
सबने जो है हमेशा अपने नाम से क्लिनिक खोला कि फहाद डेंटल सर्जरी है या सकलैन डेंटल सर्जरी है। तो मैं चाहता था थोड़ा सा ट्रेंड को चेंज करूं और कुछ ऐसा एंटीक नाम रखें कि लोगों के जो है माइंड में रह जाए। हाँ, माइंड में भी रह जाए और फौरन मुंह पे वो नाम चढ़ जाए। एक अलग नाम होगा तो वो ज़्यादा अच्छा चढ़ता है। तो बस ये है कि 32T 32 दांत होते हैं, तो इस हवाले से हमने जो है एक एंटीक नाम रखा। बहुत यूनिक सा, बहुत डिफरेंट सा नाम है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपसे बात करके, क्योंकि मैं खुद आपकी पेशेंट रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और डॉक्टर साहब की क्लिनिक नॉर्थ कराची में है, घर से करीब भी है, तो इतनी ज़्यादा जो है मेरे लिए तो एक ब्लेसिंग हो गया है ये कि बस अब दांत जो है वो बनवाना है तो 32T में ही बनवाना है। क्योंकि आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपके पेशेंट वेट कर रहे हैं, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। थैंक यू सो मच।